तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सीमा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टारगेट वीडियो नंबर 7 के साथ हैं। अगर आप लोगों ने टारगेट वीडियो की सीरीज़ को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेकआउट करें और सभी वीडियो को देखें। अगर आप लोगों में से चैनल पर कोई भी नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनटीए ने 2 दिन पहले यूजीसी नेट का रिजल्ट घोषित कर दिया है, यानी 1 दिसंबर को। और मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है कि मेरा नेट का पहला प्रयास सफल रहा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा था कि मेरा एमए फाइनल ईयर चल रहा था और इसी के साथ मैंने जून 2020 का एग्ज़ाम दिया जो कि सफल रहा। और जिन लोगों का भी नेट या जेआरएफ इस बार क्लियर हुआ है उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और जिन लोगों का नहीं हुआ है उन्हें निराश नहीं होना है और बेहतर तैयारी करनी है, रुकना नहीं है, तैयारी करते रहना है। तो आज से हम लोग कर रहे हैं 50 क्वेश्चन का सीरीज, तो आप लोग जरूर चैनल से जुड़ जाएं। तो पिछले वीडियो का क्वेश्चन फॉर यू था आपके लिए, जैसा कि हम लोग हर वीडियो में सबसे पहले क्या डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन फॉर यू। तो आज के इस वीडियो में भी सबसे पहले डिस्कशन किस पे होगा, क्वेश्चन फॉर यू पे। अगर आप लोगों ने आंसर नहीं दिया था तो अभी देने का प्रयास करें और लास्ट में आज भी है आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, तो जरूर आंसर कीजिएगा उसका। तो क्या था क्वेश्चन, मौन सहमति यानी टैसिट कंसेंट का विचार किससे जुड़ा हुआ है। हमारा ये चैनल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए ही ज़्यादातर समर्पित है, तो आप लोग इससे जुड़े और तैयारी करते रहें। तो किसका है मौन सहमति यानी टैसिट कंसेंट का विचार, तो ये आपके लॉक का विचार है। आज के 50 क्वेश्चन सीरीज का पहला क्वेश्चन आता है आप लोग के सामने। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द कौटिल्य के अनुसार राज्य का लक्ष्य है। आपको बताना है ये जो ऑप्शन में दिए गए हैं इनमें से कौन सा शब्द कौटिल्य के अनुसार राज्य का लक्ष्य है। आपके ऑप्शन है योगक्षेम, भारतीक्षेम, दोनों, 1 और 2 और इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसके लिए आपका राइट आंसर, जल्दी से एक पेज पर लिखते जाइए और ज़रूर चेक कीजिए कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कौटिल्य के अनुसार राज्य का लक्ष्य है योगक्षेम। योग का मतलब है जिसे राज्य द्वारा हासिल किया गया है और क्षेम का मतलब है जो हासिल है उसकी रक्षा करने से बताया गया है। यानी योगक्षेम का मतलब क्या है, जो राज्य ने प्राप्त कर रखा है उसका संरक्षण करना और जो राज्य ने नहीं प्राप्त किया है उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करना। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, प्राचीन भारत में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था। आपके ऑप्शन है जनपद, राजतंत्र, लोकतंत्र और कुलीन तंत्र। तो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर, जल्दी जल्दी कीजिए आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजतंत्र। प्राचीन भारत में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप राजतंत्र था। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई प्राचीन भारत में राज्य प्रशासन से संबंधित थी। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई प्राचीन भारत में राज्य प्रशासन से संबंधित थी। आपको बताना है, आपके ऑप्शन है नगर, जनपद, भुक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, जनपद। प्राचीन भारत में राज्य प्रशासन से संबंधित कौन थी, जनपद। फोर्थ क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कौटिल्य के अनुसार वार्ता ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है। आपको बताना है वार्ता जो ज्ञान की शाखा है उसका संबंध किससे है, धन के उत्पादन से, प्रजा के कर्तव्यों से, राज्य के कर्तव्य से या ऊपर लिखित सभी से। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धन के उत्पादन से। वार्ता का संबंध किससे है, धन के उत्पादन से। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से क्या प्राचीन भारतीय विचार को द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अंगों में नहीं है। निम्नलिखित में से क्या प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्राचीन भारतीय विचारकों ने सप्तांग सिद्धांत दिया है
और कौटिल्य का नाम इससे जुड़ा हुआ है। तो इसमें से कौन सा अंग है जो सप्तांग सिद्धांत से नहीं जुड़ा हुआ है? आपके ऑप्शन है स्वामी, पुरोहित, दंड और कोश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पुरोहित सप्तांग थ्योरी से नहीं जुड़ा हुआ है। आज का छठा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से किसकी रचना का नाम एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंड इंस्टीट्यूशंस, जिसमें शांति पर्व की विस्तृत जानकारी मिलती है? तो ये रचना किसकी है आपको ये बताना है। डॉक्टर बीपी शर्मा, केपी जायसवाल, साटोरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? जल्दी जल्दी अपने आंसर को लिखिए और लास्ट में जरूर चेक कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साटोरी। साटोरी की ये रचना है एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंड इंस्टीट्यूशन, जिसमें हमें शांति पर्व की विस्तृत जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौटिल्य के अनुसार कितने गांव के केंद्र में स्थापित न्यायालय को संग्रहण न्यायालय कहते हैं? संग्रहण न्यायालय कितने गांव के बीच में स्थापित किया जाता है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है 8 गांव के केंद्र में, 10 गांव के केंद्र में, 12 गांव के केंद्र में या 13 गांव के केंद्र में। तो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 गांव के केंद्र में एक संग्रहण न्यायालय स्थापित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौटिल्य के अनुसार योगक्षेम का अर्थ है, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया है, तो सही इसका आंसर कीजिएगा। इसका फर्स्ट ऑप्शन है जो है उसकी सुरक्षा करना, बी ऑप्शन है जो नहीं है उसे प्राप्त करना, सी है उपरोक्त दोनों और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, यानी कि जो है उसकी सुरक्षा करना और जो नहीं है उसे प्राप्त करना योगक्षेम का अर्थ है। 9th क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने, कौटिल्य का जन्म निम्नलिखित में से किस नगर में हुआ था? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके लिए 10th नंबर, कौटिल्य ने किस विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से शिक्षा पाई थी? आपके ऑप्शन है मगध विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मगध विश्वविद्यालय। कौटिल्य अपने मंडल सिद्धांत में कितने राज्यों की चर्चा करता है? आपको ये बताना है मंडल सिद्धांत में कौटिल्य ने कितने राज्यों की चर्चा की है। ऑप्शन ए है 15, बी 12, सी 10 और डी ऑप्शन है आपके लिए 9। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? कितने राज्यों की चर्चा करते हैं वो मंडल सिद्धांत में? तो इसका राइट आंसर होगा 12 राज्यों की चर्चा करते हैं वो अपने मंडल सिद्धांत में। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के 6ठे अधिकरण में मंडल सिद्धांत का वर्णन किया है। मंडल का अर्थ है देशों का समूह। उन्होंने मंडल में 12 प्रकार के देशों का जिक्र किया है। पहला है विजिगिषु, यानी कि जो विजय की इच्छा रखता है। दूसरा है अरि, यानी शत्रु। तीसरा है मित्र, चौथा अरिमित्र, पांचवा मित्र मित्र और छठा अरिमित्र मित्र। पीछे के उसने ये ऐसे समझाया है, मंडल सिद्धांत को हम एक घेरे के रूप में समझ सकते हैं। सबसे पहले आता है आपका विजिगिषु, फिर आता है आपका अरि, फिर मित्र, फिर अरिमित्र, फिर मित्र मित्र और वैसे ही फिर पीछे के देश चलेंगे, जैसे पाशनिगा, आक्रंद, प्राशनिक, ग्राहसार, आक्रांदसार, मध्यमा तथा उदासीन देश। इन्होंने मंडल के इन सभी देशों को एक दूसरे के साथ संबंधों को ही मंडल सिद्धांत का नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 आता है आप लोगों के सामने,
शांति पर्व में कहा गया है कि सैनिक वर्ग में क्षत्रियों की बहाली होनी चाहिए क्योंकि वे, ऑप्शन ए है कम वेतन पर काम कर सकते हैं, बी है अवसरवादी होते हैं, सी स्वाभिमानी और साहसी होते हैं, और ऑप्शन डी है निस्तेज होते हैं। तो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्वाभिमानी और साहसी होते हैं, इसलिए सैनिक वर्ग में क्षत्रियों की बहाली होनी चाहिए, ऐसा शांति पर्व में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है आप लोगों के सामने। कौटिल्य ने कानून के स्रोत पर विचार किया है, उसके अनुसार कानून के मुख्य 4 स्रोत हैं। तो आपको क्वेश्चन में भी क्वेश्चन दिख रहा है, यानी कि कौटिल्य ने कितने प्रकार के कानून के स्रोत बताए हैं? तो उन्होंने 4 प्रकार के स्रोत बताए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत है ये बताना है आपको। तो आपके ऑप्शन है धर्मशास्त्र, प्रथा, व्यवहार और सभी। तो कौन कौन से इसमें से कानून के स्रोत हैं आपको ये बताना है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर को लिखिए। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी कौटिल्य ने कानून के स्रोत बताए हैं। कौटिल्य ने कानून के 4 स्रोत बताए हैं, धर्मशास्त्र, व्यवहार, प्रथाएं और न्यायिक निर्णय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन। कौटिल्य के अनुसार मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है 12, 15 कार्य के अनुसार निर्धारित और राजा की इच्छा पर। तो कौटिल्य के अनुसार मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए आपको ये बताना है। इसमें लगभग सारे कौटिल्य के ही क्वेश्चन हैं, 1-2 शांति पर्व से जुड़े हुए हैं, बाकी सब कौटिल्य से ही जुड़े हुए हैं। तो ज़रूर प्रयास करें, आपके कितने नंबर आते हैं ज़रूर शेयर करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कार्य के अनुसार निर्धारित है कि मंत्रियों की संख्या कितनी होगी। आज का 14वां क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन स्थानीय शासक नहीं है? आपके ऑप्शन है गोप, कोषाध्यक्ष, स्थानिक, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है जो स्थानीय शासक नहीं है? नहीं है आपको बताना है। तो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? कोषाध्यक्ष, गोप और स्थानीय शासक है। कोषाध्यक्ष नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। 15वां क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अधिकरण सबसे ज्यादा किससे संबंधित है आपको ये बताना है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अधिकरण सबसे ज्यादा किससे संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है आंतरिक प्रशासन, विदेश संबंध, पारिवारिक मर्यादा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? इसके लिए राइट आंसर होगा विदेश संबंध। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें और 50 में से कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर रहे हैं जरूर बताएं। कौटिल्य ने राज्य का चौथा अंग किसे बताया है? आपके ऑप्शन है दुर्ग, जनपद, दंड और मित्र। तो कौटिल्य ने राज्य का चौथा अंग किसे बताया है आपको ये बताना है। तो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? तो इसके लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, दुर्ग। कौटिल्य ने राज्य का चौथा अंग दुर्ग को बताया है। कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत बताया है जिसमें 7 अंग है। सप्तांग को आप जोड़ तोड़ कर अगर पढ़ेंगे तो सप्त अंग यानी 7 अंग, उन्होंने राज्य के 7 अंग बताए हैं। कौटिल्य ने राजा का छठा अंग किसे बताया है? सेना या दंड, कोष, जनपद, मित्र। तो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सेना या दंड। कौटिल्य ने जो सप्तांग सिद्धांत बताया उसमें 7 अंगों के बारे में बताया है और वो 7 अंग कौन कौन से हैं? स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और या फिर सेना, मित्र। तो आपको ये लाइन से ही याद रखने हैं 7 अंग, ठीक है? क्योंकि आपसे क्वेश्चन में जैसा कि पिछले क्वेश्चन में पूछा कि कौटिल्य ने छठा अंग किसे बताया है, तो अगर आपको लाइन से याद नहीं है तो गलत हो जाएगा।
18वां क्वेश्चन है आप लोग के सामने, कौटिल्य के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन है 4, 5, 2 और 6। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, 4। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्गों की चर्चा की है और उन दुर्गों के बारे में अभी आपको आगे क्वेश्चन मिलेंगे। 19वां क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिलाने वाले राजा को कौटिल्य ने क्या कहा है? पड़ोसी राज्य को जीतकर अपने राज्य में मिलाने वाले राजा को कौटिल्य ने क्या कहा है? आपके ऑप्शन है आक्रांदा, पार्ष्णिग्राह, आक्रांदासार या फिर विजिगीषु। तो जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? विजिगीषु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कौटिल्य के अनुसार कितने राज्यों का समूह राज्य मंडल बनाता है? कितने राज्य का समूह राज्य मंडल बनाता है? तो आपके पास है 5 सेकंड का टाइम, तो जल्दी जल्दी आंसर आप लोग कीजिए। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? कौटिल्य के अनुसार कितने राज्यों का समूह राज्य मंडल बनाता है? तो 12 राज्यों का समूह राज्य मंडल बनाता है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कौटिल्य ने षाटगुण्य नीति के कितने लक्षण बताए हैं? षाटगुण्य नीति के कितने लक्षण बताए हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है 6, 16, 26, 36। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? षाटगुण्य, आप इसको याद रख सकते हैं। षट मतलब क्या होता है? 6। तो 6 सिद्धांत बताए हैं उन्होंने षाटगुण्य नीति के। कौन कौन से हैं इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कौटिल्य ने राज्य के पारराष्ट्रीय संबंधों के लिए षाटगुण्य नीति सुझाई है, जिसके अनुसार राज्य को दूसरे देशों के साथ अपने संबंध किस परिस्थिति में कैसे रखने चाहिए, इसके बारे में उन्होंने चर्चा की है। उन्होंने पारराष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के 6 प्रकार बताए हैं। पहला है संधि, दूसरा है विग्रह, तीसरा है यान, चौथा है आसन और 5वां है संश्रय और 6ठा है द्वैधी भाव। तो संधि क्या कहती है? 2 देशों में परस्पर संबंध स्थापित करने को वो कहती है। संधि मतलब जुड़ाव, संबंध स्थापित करना। विग्रह मतलब संबंधों को समाप्त करना, 2 देशों के बीच में संबंधों को समाप्त करना। विग्रह का मतलब क्या होता है? अलग हो जाना। यान का मतलब क्या है? आक्रमण करना। आसन का मतलब है मौन रहना। संश्रय का मतलब है दूसरे के आश्रय में स्वयं को समर्पित करना। संश्रय का मतलब क्या होता है? आश्रय देना, दूसरे के आश्रय में स्वयं को समर्पित करना। द्वैधी भाव, द्वैध मतलब 2 रूप, 2 दोहरा। भाव मतलब द्वैधी भाव का मतलब क्या है? दोहरा व्यवहार करना। ठीक है, दोहरा व्यवहार। भाव मतलब व्यवहार, द्वैध मतलब दोहरा। तो ये थे षाटगुण्य नीति के 6 सिद्धांत, संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव। 22वां क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, प्रथम व्यवस्थित भारतीय राजनीतिक सिद्धांत इसमें पाया जा सकता है। आपके ऑप्शन है वेद, भगवत गीता, महाभारत या अर्थशास्त्र। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 वेद। प्रथम व्यवस्थित भारतीय राजनीतिक सिद्धांत किसमें पाया गया है? वेदों में। 22वां क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन है भीष्म, महाभारत का शांति पर्व, केपी जायसवाल, हिंदू पॉलिटी, आर.डी. भंडारकर, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, साटोरी, एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंड इंस्टीट्यूशंस। तो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? तो इसके लिए राइट आंसर होगा
भीष्म महाभारत का शांति पर्व बिल्कुल सही रूप से सुमेलित है, जैसा कि आप लोगों को पता है। केपी जायसवाल हिंदू पॉलिटी, ये गलत है। आर.डी. भंडारकर हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, बिल्कुल सही है। साटोरी एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंड इंस्टीट्यूशन, ये भी बिल्कुल सही है। हमने पिछले क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया है कि ये पुस्तक किसने लिखी है, साटोरी ने, और इसमें हमें शांति पर्व का उल्लेख मिलता है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, केपी जायसवाल हिंदू पॉलिटी से नहीं जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अधिकरणों की संख्या कितनी है। आपके ऑप्शन है 12, 15, 20, 25। तो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल कितने अधिकरण हैं आपको ये बताना है। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी 15 अधिकरण उन्होंने अर्थशास्त्र में उनके है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण है। 24वां क्वेश्चन है, शांति पर्व में मंत्रिमंडल की संख्या कितनी बताई गई है। शांति पर्व में मंत्रिमंडल की संख्या कितनी बताई गई है, 10, 17, 27, 37। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर, तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 37। शांति पर्व में मंत्रिमंडल की संख्या 37 बताई गई है। 25वां क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है, 10, 18, 20, 22। तो राइट आंसर क्या होगा, इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं इसको। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 18। शांति पर्व में पर्वों की संख्या कितनी है, महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है, 18। 26वां क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्गों के बारे में बताया है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, पिछले क्वेश्चन में अभी आपको बताया, कौटिल्य ने 4 दुर्गों के बारे में बताया है, जिसमें से एक कौन सा है, औदिक दुर्ग। इसका अर्थ क्या है आपको ये बताना है, औदिक दुर्ग का अर्थ क्या है। इसके चारों तरफ दलदल पाया जाता है, इसके चारों ओर ऊसर भूमि होती है, इसके चारों ओर पानी भरा होता है, इसके चारों ओर पर्वत या चट्टानें होती है। तो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो इसके लिए राइट आंसर होगा, इसके चारों ओर पानी भरा होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। औदिक से आपको याद रखना है, औदिक का अर्थ होता है पानी। तो जिसके चारों ओर पानी हो वो औदिक दुर्ग है। सत्ताईसवां क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, पार्वत दुर्ग का अर्थ है, इसके चारों ओर दलदल पाया जाता है, इसके चारों ओर ऊसर भूमि होती है, इसके चारों ओर पानी भरा होता है, इसके चारों ओर पर्वत या चट्टानें होती हैं। तो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर, तो इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसके चारों ओर पर्वत या चट्टानें होती हैं। पार्वत यानी पर्वत, पर्वत से याद रख सकते हैं, इसके चारों ओर पर्वत या चट्टानें होती हैं। तो 2 दुर्गों के बारे में हमने बात किया अभी, औदिक दुर्ग और पार्वत दुर्ग। औदिक दुर्ग जिसके चारों ओर पानी भरा है, पार्वत दुर्ग जिसके चारों ओर पर्वत या चट्टानें हैं। तीसरा दुर्ग कौन सा है, धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग का क्या अर्थ है, इसके चारों ओर दलदल पाया जाता है, इसके चारों ओर ऊसर भूमि होती है, इस दुर्ग के चारों ओर पानी भरा होता है, इसके चारों ओर पर्वत या चट्टानें होती हैं। तो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट करिए आप लोग। तो धानवन दुर्ग का अर्थ होता है इसके चारों ओर ऊसर भूमि ही होती है। ठीक है, अभी तक हमने 3 दुर्गों की चर्चा की, औदिक दुर्ग,
पार्वत दुर्ग और धानवंत दुर्ग। औदिक दुर्ग का अर्थ है चारों ओर पानी, पार्वत दुर्ग का अर्थ है चारों ओर पर्वत या चट्टान, और धानवंत दुर्ग का अर्थ है चारों ओर ऊसर भूमि होती है। वन दुर्ग का अर्थ है, चौथा दुर्ग कौन सा है? वन दुर्ग। तो वन दुर्ग का क्या अर्थ है? इसके चारों ओर दलदल पाया जाता है, इसके चारों ओर ऊसर भूमि होती है, इस दुर्ग के चारों ओर पानी भरा होता है, इसके चारों ओर पर्वत या चट्टानें होती हैं। तो एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? इसके चारों ओर दलदल पाया जाता है। आज का 30वां क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। कौटिल्य ने गुप्तचरों की बात की है, उसमें से स्त्री गुप्तचर किससे संबंधित है? आपको ये बताना है। इन ऑप्शन में से स्त्री गुप्तचर किससे संबंधित है? ऐसे गुप्तचर जो धर्म की लालसा में कठिन कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हो। ऑप्शन बी है ऐसे गुप्तचर जो विभिन्न कलाओं से युक्त हों। ऑप्शन सी है ऐसे व्यक्ति जो राज्य के कहने पर शत्रु को जहर देने में भी निर्दयी भाव रखते हो। और ऑप्शन 4 है आपके सामने सन्यासी के वेश में गुप्तचर। तो जो स्त्री गुप्तचर है उसका क्या अर्थ है ये बताना है आपको। कौटिल्य ने 2 प्रकार के गुप्तचरों की चर्चा की है, जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे आगे के क्वेश्चंस में। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, ऐसे गुप्तचर जो विभिन्न कलाओं से युक्त हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कौटिल्य ने क्या कहा है उसे? स्त्री गुप्तचर। 31वां क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। तीक्ष्ण गुप्तचर संबंधित है। ऐसे गुप्तचर जो धर्म की लालसा में कठिन कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हो, ऐसे गुप्तचर जो विभिन्न कलाओं से युक्त हो, ऐसे व्यक्ति जो राज्य के कहने पर शत्रु को जहर देने में भी निर्दयी भाव रखते हों, या फिर सन्यासी के वेश में गुप्तचर। तो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से बता दीजिए। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, ऐसे गुप्तचर जो धर्म की लालसा में कठिन कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हो, उन्हें तीक्ष्ण गुप्तचर कहा है कौटिल्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसद गुप्तचर संबंधित हैं। जल्दी जल्दी ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, वही ऑप्शन है तो जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। रसद गुप्तचर किससे संबंधित हैं? तो बताइए जल्दी से क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऐसे व्यक्ति जो राज्य के कहने पर शत्रु को जहर देने में भी निर्दयी भाव रखते हो, उन्हें रसद गुप्तचर कहा है कौटिल्य ने। परिवारजिका गुप्तचर संबंधित है। तो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से बताइए, एक ही ऑप्शन बचा है तो इसके लिए राइट आंसर होगा सन्यासी के वेश में गुप्तचर को परिवारजिका गुप्तचर कहा है कौटिल्य ने। ऐसे गुप्तचर जो धर्म की लालसा में कठिन कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हो, उसे क्या कहा है? उसे कहा है तीक्ष्ण गुप्तचर। ऐसे गुप्तचर जो विभिन्न कलाओं से युक्त हो, उसे क्या कहा है? स्त्री गुप्तचर। ऐसे व्यक्ति जो राज्य के कहने पर शत्रु को जहर देने में भी निर्दयी भाव रखते हों, इसे क्या कहा है कौटिल्य ने? रसद गुप्तचर। सन्यासी के वेश में गुप्तचर को क्या कहा है? परिवारजिका गुप्तचर। आज का 34वां नंबर का क्वेश्चन है, आक्रांत है। इसका प्रदेश विजिगीषु, अरि और मध्यम इन तीनों राज्यों की सीमाओं से अलग होता है। ऑप्शन बी है यह प्राशनी ग्राह के पीछे का राज्य होगा। ऑप्शन सी है यह प्रदेश विजिगीषु और अरि राज्य की सीमा से लगा होता है। और फोर्थ ऑप्शन आप लोगों के सामने, विजिगीषु के सामने वाला राज्य उसका शत्रु होता है। तो आक्रांत कौन होता है आपको ये बताना है। तो जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। तो राइट आंसर होगा इसके लिए ये पार्शनी ग्राह के पीछे का राज्य होगा। आक्रांत पार्शनी ग्राह के पीछे का राज्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीन है। ये गलत क्वेश्चन हो गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यम राज्य है, ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है इसमें तो। अच्छा, आप लोग ये कर सकते हैं, इसमें ना ऑप्शन गलत है, तो आप लोगों को क्या करना है, उदासीन है, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन कहाँ से पढ़ने हैं आपको, यहाँ से। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से उदासीन के लिए क्या सही है। उदासीन है, इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इन चारों ऑप्शन में से। तो राइट आंसर इसके लिए क्या होगा, उदासीन वह राज्य है, इसका प्रदेश विजिगीषु, अरि और मध्यम इन तीनों राज्यों की सीमाओं से अलग होता है। इसे क्या कहते हैं, उदासीन। आक्रांत कौन था, पार्ष्णिग्राह के पीछे का राज्य। अब आपको बताना है कि मध्यम राज्य कौन सा होता है, इन चारों में से मध्यम राज्य कौन सा, आपको ये बताना है। ऑप्शन यही है, जल्दी से बताइए इसमें से क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। तो दो ऑप्शन तो आपको पता ही है कि नहीं होंगे, और दो ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि मध्यम राज्य कौन सा होगा। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यह प्रदेश विजिगीषु अरि राज्य की सीमा से लगा होता है, उसे कहते हैं मध्यम राज्य। लास्ट क्वेश्चन है इस वाले क्वेश्चन का। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर, अभी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके लिए, अरि राज्य कौन सा है इनमें से, जल्दी से बता दीजिए अरि राज्य कौन सा है। तो एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, विजिगीषु के सामने वाला राज्य उसका शत्रु होता है, उसको कहते हैं अरि राज्य। तो 38वां क्वेश्चन है आपके लिए, कौटिल्य के अनुसार यान है, यान का क्या अर्थ है, कौटिल्य के अनुसार आपको ये बताना है। तो जल्दी जल्दी बताइए, आपके ऑप्शन है वास्तविक युद्ध, तटस्थता, बलवान राजा की शरण लेना, दोहरे भाव के साथ व्यवहार करना। तो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर, जल्दी से बता दीजिए यान का अर्थ क्या है। तो राइट आंसर होगा इसके लिए वास्तविक युद्ध। यान का अर्थ क्या है, वास्तविक युद्ध, यानी कि आक्रमण करना। मैंने अभी आपको पीछे बताया षाटगुण्य नीति, जिसमें यान भी एक था और उसका अर्थ क्या था, आक्रमण करना। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार आसन का अर्थ है, आसन का क्या अर्थ है आपको ये बताना है। षाटगुण्य नीति का ही ये भी एक सिद्धांत है आसन, जो कि मैंने अभी पीछे बताया आप लोगों को। तो जल्दी से आंसर बताइए इसमें से क्या होगा। वास्तविक युद्ध, तटस्थता, बलवान राजा की शरण लेना, दोहरे भाव के साथ व्यवहार करना। तो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। तो इसके लिए राइट आंसर होगा तटस्थता। ठीक है, आसन का उसमें मैंने आपको अर्थ क्या बताया था, मौन रहना, मतलब तटस्थ रहना। तो क्या हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, तटस्थता आसन का अर्थ है। 40वां क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार संश्रय का अर्थ है वास्तविक युद्ध, तटस्थता, बलवान राजा की शरण लेना या दोहरे भाव के साथ व्यवहार करना। तो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर, बलवान राजा की शरण लेना। संश्रय मतलब आश्रय लेना किसी का, तो किसकी लेंगे, बलवान राजा की, अपने से शक्तिशाली राजा की शरण लेना। 41वां क्वेश्चन है आपके लिए, कौटिल्य के अनुसार द्वैधी भाव का अर्थ क्या है। ये भी आपके षाटगुण्य नीति का ही एक सिद्धांत है, द्वैधी भाव। वास्तविक युद्ध, तटस्थता, बलवान राजा की शरण लेना, दोहरे भाव के साथ व्यवहार करना। तो क्या होगा द्वैधी भाव का अर्थ, द्वैध मतलब दो, भाव मतलब व्यवहार, दोहरा व्यवहार करना। 42वां क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने, प्रकाश युद्ध संबंधित है। युद्ध के बारे में भी कौटिल्य ने चर्चा की है, तो आपको बताना है उसमें से प्रकाश युद्ध उन्होंने किसको कहा है, प्रकाश युद्ध किसको कहा है। आपके ऑप्शन है योजना, तत्काल परिवर्तन तथा धोखा देकर, भय दिखाकर आदि तरीकों से किया गया युद्ध,
देश या काल के निश्चित होने पर की गई घोषणा, शत्रु को विश्वास में लेकर उसे जहर देना या वेश्याओं में लिप्त कर उसे मार देना। या ऑप्शन डी है आप लोगों के सामने इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? प्रकाश युद्ध किसे कहा है कौटिल्य ने? प्रकाश युद्ध जब देश या काल के निश्चित होने पर की गई घोषणा को कौटिल्य ने प्रकाश युद्ध कहा है। कूट युद्ध कहलाती है। तो आपके ऑप्शन वही चारों हैं, तो जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? कूट युद्ध। तो योजना, तत्काल परिवर्तन तथा धोखा देकर, भय दिखाकर आदि तरीकों से किया गया युद्ध क्या कहलाता है? कूट युद्ध। यानी कूटनीति आप लोग जानते होंगे, धोखा देकर, ठीक है, धोखा देकर जब किया जाता है युद्ध तो उसे कहा गया है कूट युद्ध। 44वां क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, तृष्ण युद्ध। तो ऑप्शन वही है चारों, जल्दी से बता दीजिए तृष्ण युद्ध कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा इसके लिए? शत्रु को विश्वास में लेकर उसे जहर देना या वेश्याओं में लिप्त कर उसे मार देना, इसे कौटिल्य ने तृष्ण युद्ध कहा है। 45वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी गुप्तचर नहीं है? कापटिक गुप्तचर, गृहपति गुप्तचर, तापस, स्त्री गुप्तचर, उदास्थित गुप्तचर, वैदेहक गुप्तचर। तो इनमें से कौन सा स्थायी गुप्तचर नहीं है? तो कौटिल्य ने दो प्रकार के गुप्तचर की बात की है, पहला है स्थायी गुप्तचर और दूसरा है भ्रमणशील गुप्तचर। ठीक है, भ्रमणशील। तो इनमें से कौन सा स्थायी गुप्तचर नहीं है आपको ये बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा इसके लिए? फोर्थ, स्त्री गुप्तचर स्थायी गुप्तचर नहीं है। देखिए स्थायी गुप्तचर कौन कौन से हैं। कौटिल्य ने ऐसे गुप्तचरों को 5 श्रेणियों में विभक्त किया है। पहला है आपका कापटिक गुप्तचर, विद्यार्थी की वेशभूषा में रहने वाला और दूसरे के रहस्यों को जानने वाला गुप्तचर कापटिक कहलाता है। यह गुप्तचर राज्य से धन, यान और सत्कार प्राप्त करके राज्य की सेवा करता है। दूसरा आता है उदास्थित गुप्तचर। ऐसे गुप्तचर सन्यासी के वेश में रहते हैं और उसी स्थान पर रहकर राज्य का काम करते हैं जहां उन्हें कृषि, पशुपालन एवं व्यापार के लिए भूमि नियुक्त की जाती है। तीसरा आता है आपका गृहपति गुप्तचर। ऐसे गुप्तचर का वेश एक गरीब किसान का होता है। ये भी उदास्थित गुप्तचर की भांति कार्य करता है जहां इसे कृषि, पशुपालन एवं व्यापार के लिए भूमि का आवंटन किया जाता है। तो कापटिक गुप्तचर विद्यार्थी की वेशभूषा में, उदास्थित गुप्तचर सन्यासी की वेशभूषा में, गृहपति गुप्तचर एक गरीब किसान की वेशभूषा में, वैदेहक गुप्तचर ऐसा वेश एक गरीब व्यापारी का होता है। यह उदास्थित गुप्तचर की भांति ही काम करता है। वैदेहक गरीब व्यापारी की वेशभूषा में। तापस गुप्तचर ऐसा गुप्तचर का वेश साधु, भविष्यवक्ता और लौकिक शक्तियों से संपन्नता का होता है। यह गुप्तचर अपनी मंडली के साथ स्थानीय लोगों के भेदों को जानने का प्रयास करते हैं। तो इन 5 प्रकार के स्थायी गुप्तचरों की चर्चा की है कौटिल्य ने। कापटिक गुप्तचर, उदास्थित गुप्तचर, गृहपति गुप्तचर, वैदेहक गुप्तचर और तापस गुप्तचर। 40वां क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन भ्रमणशील गुप्तचर है? अभी हमने पीछे स्थायी गुप्तचर की चर्चा की, अब आपको बताना है भ्रमणशील गुप्तचर कौन कौन है। स्त्री गुप्तचर, तीक्ष्ण गुप्तचर, रसद गुप्तचर, परिवार्जिका गुप्तचर। तो इनमें से कोड में से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि इनमें से कौन कौन से भ्रमणशील गुप्तचर हैं। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, सभी। ये सारे ही भ्रमणशील गुप्तचर हैं। स्त्री गुप्तचर, तीक्ष्ण गुप्तचर, रसद गुप्तचर और परिवार्जिका गुप्तचर, ये सारे ही भ्रमणशील गुप्तचर हैं। भ्रमणशील गुप्तचर को कौटिल्य ने 4 श्रेणियों में बांटा है। ऐसे गुप्तचर का उपनाम संचार गुप्तचर भी है। स्त्री गुप्तचर कौन होते हैं? ऐसे गुप्तचर जो विभिन्न कलाओं से युक्त हों, जैसे नाचने, गाने, ज्योतिष, सामुद्रिक विद्या, वशीकरण, इंद्रजाल आदि। आपको याद रखना है स्त्री गुप्तचर यानी जो विभिन्न कलाओं से युक्त हो। दूसरा है तीक्ष्ण गुप्तचर। ऐसे गुप्तचर जो धन की लालसा में कठिन से कठिन काम करने के लिए प्रसिद्ध होते हैं। तीसरा है रसद गुप्तचर।
ऐसे कठोर हृदय वाले आलसी स्वभाव वाले व्यक्ति जो राजा के कहने पर शत्रु को जहर देने में भी निर्दयी भाव रखते हैं। चौथा आता है आपके सामने परिवारजिका गुप्तचर। साधु के वेश में गुप्तचरी का काम करने वाली गुप्तचरी जो दरिद्र ब्राह्मणी रनिवास में सम्मानित गुप्तचरी परिवारजिका गुप्तचर कहलाती है। तो स्त्री गुप्तचर विभिन्न कलाओं से युक्त तीक्ष्ण गुप्तचर जो धन की लालसा में कैसा भी काम कर सकते हैं। तीसरा आता है रसद गुप्तचर जो कि शत्रु को जहर देने में भी निर्दयी भाव रखते हैं। और चौथा आता है परिवारजिका गुप्तचर जो साधु के भेष में होते हैं। 47वां नंबर का क्वेश्चन है, कौटिल्य ने कितने गांव के समूह पर एक संग्रहण अधिकारी की स्थापना की बात की थी? कितने गांव पर एक संग्रहण अधिकारी की स्थापना की जाएगी कौटिल्य ने बताया है, बताइए क्या होगा राइट आंसर? 10, 200, 400, 800। तो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए 10। 10 गांवों के समूह पर एक संग्रहण अधिकारी की स्थापना की बात की है कौटिल्य ने। 48वां क्वेश्चन है, कौटिल्य ने कितने गांव के समूह पर एक खारवटिक अधिकारी की स्थापना की बात की है? खारवटिक अधिकारी की स्थापना की बात की आपको बताना है। 10, 200, 400, 800। तो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? खारवटिक अधिकारी की स्थापना कितने गांवों पर होती है? तो राइट आंसर होगा इसके लिए 200 गांवों के समूह पर एक खारवटिक अधिकारी की स्थापना की जाएगी। 49 नंबर का क्वेश्चन है आपका, कौटिल्य ने कितने गांव के समूह पर एक द्रोणमुख अधिकारी की बात की है? 10, 200, 400, 800। तो अभी आपने पढ़ा संग्रहण न्यायालय 10 पर होता है, खारवटिक 200 पर। आपको बताना है द्रोणमुख कितने गांव के समूह पर द्रोणमुख अधिकारी की स्थापना की जाती है? तो द्रोणमुख अधिकारी की स्थापना 400 गांवों के समूह पर की जाती है। लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, कौटिल्य ने कितने गांव के समूह पर एक स्थानीय अधिकारी की स्थापना की बात की है? तो आपको बताना है स्थानीय अधिकारी की स्थापना कितने गांवों के समूह पर की जाती है? तो ये की जाती है आपके 800 गांवों के समूह पर। और अभी आपने 4 अधिकारियों के बारे में पढ़ा, संग्रहण 10 पर, खारवटिक 200 पर, द्रोणमुख 400 पर और स्थानीय 800 पर। तो आपको ये याद रखने हैं। तो इसी के साथ आता है आप लोगों के इससे पहले क्वेश्चन फॉर यू आए, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जनपद का अर्थ है जनयुक्त भूमि। कौटिल्य ने जनसंख्या तथा भूभाग दोनों को जनपद माना है। उन्होंने 10 गांवों के समूह में संग्रहण, 200 गांवों के समूह के बीच खारवटिक, 400 गांवों के समूह के बीच एक द्रोणमुख तथा 800 गांवों में एक स्थानीय अधिकारी की स्थापना करने की बात की है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो इसी के साथ आता है आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू। आपको इसका आंसर करना है कमेंट बॉक्स में और अपना आप लोग फीडबैक शेयर कर सकते हैं। किसने वितरणात्मक न्याय की अवधारणा का प्रतिपादन किया? सर्वप्रथम किसने वितरणात्मक न्याय की अवधारणा का प्रतिपादन किया, आपको ये बताना है। और आपके ऑप्शन है अरस्तु, बोंदा, मार्क्स, बेंथम। तो आंसर जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में और अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।